हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जून कोचिंग पर। तो हम पढ़ रहे थे गोरखा प्रशासन के बारे में, और इसमें हमने गोरखों का प्रशासन पढ़ रहे थे। गोरखा उत्तराखंड में जो है गोरखा शासन पढ़ रहे थे। गोरखा शासन के बारे में पढ़ रहे थे। जो इनका प्रशासन है, लास्ट क्लास में हम वो पढ़ते। जो प्रशासन इनका वो 3 भागों में डिवाइडेड है। एक है इनकी न्याय व्यवस्था, और दूसरी है एक कर नीति, और एक है दास्ता। तो दास्ता, ये दास प्रथा है, ये इनकी दास प्रथा है। और जो न्याय व्यवस्था है इनकी, ये न्याय व्यवस्था और दास्ता हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज पढ़ेगा इनकी जो कर नीति है। गोरखों की कर नीति है, वो किस किस टाइप की कर नीति थी इनकी। तो कर तो इनके अभी पढ़ेंगे कि इनके जो राजा थे, गोरखों के राजा, वो रहते थे नेपाल में। अब यहाँ पर इनके जो है सूबा नियुक्त होते हैं। सूबा सेनापति, मतलब सेनापति होते थे यहाँ पर। तो जो है लोगों से वो अपने हिसाब से कर लेते थे। तो इनके जो कर नीति है वो देखते हैं। कर नीति, तो कर नीति में देखते हैं, एक सबसे पहला कर देखते हैं। एक है स्वांगी दस्तूर कर। एक कर था स्वांगी दस्तूर कर। और ये स्वांगी दस्तूर कर था, ये रहता था भूमि पर। ये भूमि कर था। स्वांगी दस्तूर कर जो है भूमि कर था, ये भूमि पर रहता था। और इसके अलावा एक था पगड़ी कर। ये जो पगड़ी कर था, ये जैसे संपत्ति का कोई लेन देन करता, उस पे लगता था। संपत्ति लेन देन पर कर, ये संपत्ति लेन देन पर कर लगता, ये पगड़ी कर। और इसके अलावा जो एक कर था, उसका नाम था मेजबानी दस्तूर। एक कर था मेजबानी दस्तूर। और ये जो है प्रजा की रक्षा के लिए कर। जो मेजबानी दस्तूर कर था, ये प्रजा की रक्षा के लिए था। शासन यहाँ गोरखों का है, तो प्रजा की रक्षा कौन करेगी? गोर के सैनिक करेंगे। तो इसके लिए भी जो है जो प्रजा थी यहाँ की, उनसे कर लेते थे। उस कर का नाम था मेजबानी दस्तूर कर। और एक कर था कुसही। एक कर था कुसही कर। और जो कुसही कर था, ये ब्राह्मणों से लिया था। ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। ये ब्राह्मणों पर लगता था ये कर। कुसही कर है, ये ब्राह्मणों पर लगता है। और इसके एक और कर है मिझारी। एक कर है मिझारी कर। और जो मिझारी कर है, ये लगता था शिल्पकर्मियों पर। जो है शिल्पकर्मी होते थे। शिल्पकर्मियों पर कर। कौन सा था? मिझारी कर जो है शिल्पकर्मियों पर लगने वाला कर था। इसके अलावा एक था दोणिया कर। एक का था, इसका नाम था दोणिया। और जो दोणिया था, ये जो दोणिया कर रहा है, ये रहता था पशु चारकों पर। जो वहां पर कोई भी पशु चुगाएंगे, तो उस पर भी कर लगता था। कौन लगाते थे कर? जो गोरखा सैनिक थे यहाँ पर। पशु चारकों पर कर लगता था। कौन सा? दोणिया कर। ये पशु चारकों पर लगता था। तो ये इनके टाइम में कर थे। अभी और पढ़ेंगे इसमें। अब आगे देखते हैं। इसमें एक और करता है, इसमें उसका नाम था टान कर। और जो टान कर था, ये लगता था कपड़ा बुनकरों पर लगने वाला कर। जो कपड़ा बुनकर थे, उन पे भी कर लगता था, उसका नाम था टान कर। और इसके अलावा एक था मांगा कर। और जो मांगा कर था, ये जब
युद्ध होते हैं या आपातकाल लग गया राज्य में, तो उस पे ये कर लगते हैं। कौन सा? मांगा कर। युद्ध या आपातकाल के समय कौन सा कर था? मांगा कर, युद्ध या आपातकाल के समय। और इसके अलावा एक था रहता कर और एक था बहता कर। ये दोनों का ध्यान रखना। एक रहता कर था और एक बहता कर था। जो रहता कर था वो जो जैसे कोई गांव में रह रहा है, तो जो गोरखे थे वो अत्याचारी बहुत थे, तो लोग यहाँ से पलायन करने लगे, वहां से छोड़ के दूसरे के जाने लगे, तो उन्होंने उस पर भी कर लगा दिया। तो जैसे जो रहता कर था, गांव छोड़कर जाने वालों पर लगने वाला कर। जैसे कोई जब गांव छोड़ के जा रहा है तो उसमें उन्होंने कर लगा दिया। और जो ये रहता करता गांव छोड़कर जाने वाला पर कर, और जो बहता करता ये अगर किसी ने छुपाई हुई संपत्ति पर कर। यदि किसी ने अपनी संपत्ति छुपा रखी है, मतलब छुपा के रखी है, उनको जो उनके सामने नहीं बताया है, और इनको जो गोरखा सैनिक है उनको पता चलता है, तो उन्होंने उस पर भी कर लगा दिया। कौन सा? बहता कर। उस पर भी कर लगा दिया, इसका नाम था बहता कर। एक दो कर और है। एक कर का नाम है जानिया सुनिया। एक कर का नाम है जानिया सुनिया कर। एक कर का नाम है जानिया सुनिया। अब ये कर कहता ये करता कि जैसे गोरखा सैनिक जो है राज्य में आ रहे हैं, वो टैक्स लेने के लिए आते, कर लेने के लिए आते, किसी गांव में कर लेने के लिए आते हैं, तो मान लो जो कर लगा हुआ है वो है 50 रुपये लगा हुआ। ये फिक्स है पहले से 50 रुपये। तो सैनिक जाए किसी गांव में, और उन्होंने जो है, अब राजा नेपाल में रहता है, कर अपने हिसाब से लेंगे, तो इसने जो है सेनापति ने गाँव वालों से 50 की जगह इसने मान लो इसने 70 रुपये ले लिए। 70 रुपये कर लगा इसने। तो गाँव वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कर तो 50 रुपये, आप 70 कैसे ले रहे हो? तो जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद 70 नहीं, वो सीधा बोलेगा 90 चाहिए। और 90 दोबारा क्वेश्चन पूछा, वो चाहिए मेरे को 100 चाहिए, और क्वेश्चन पूछेगा मेरे को 200 चाहिए। तो ये जो कर था, अगर जो लगान या कर था, जो लगान या कर पर प्रश्न पूछे जाने पर लगने वाला कर था। कौन सा? जानिया सुनिया कर। कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इतना का टैक्स क्यों ले रहे हो, तो उस पर और टैक्स लगता है, और दोबारा क्वेश्चन पूछा तो उस पर और टैक्स लगाते हो। ये था जानिया सुनिया कर। और इसके अलावा एक कर था, उसका नाम है टीका भेंट कर। तो जो ये कर था, जैसे सेना वो होते सैनिक होते थे, सैनिकों के मिलने पर जो मिलन होता था उनका, उस पर लगता था ये कर। कौन सा? टीका भेंट कर। सैनिकों की भेंट पर लगने वाला कर। ये था टीका कर। जो सैनिकों की किसी सैनिक की भेंट होती है तो उस पर ये कर हुआ था टीका कर। अब जो हमने ये गोरखा शासन हमने पहले पढ़ लिया था कि कौन कौन सूबा जो यहाँ पर लिखते, और इसके बाद हमने जो इनका प्रशासन था, इसमें सबसे पहले हमने जो इनका वो उनकी न्याय व्यवस्था पढ़ी थी और दास्ता पढ़ी थी, और अभी हमने कर नीति के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे इसके बाद तो पढ़ेंगे हम जो अंग्रेज और गोरखों के युद्ध होते हैं, आंग्ल गोरखा युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आंग्ल गोरखा युद्ध जो है यहाँ पर 1814 में शुरुआत हो गई थी, और 1814 से 1816 तक जो है यहाँ पर आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं। और जो आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं, इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद जो है अंग्रेज जो है गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं।
अब पढ़ेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध। और जो आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं ये 1814 से 1816 तक होते हैं। आंग्ल गोरखा युद्ध 1814 से 16 तक होते हैं। और जो आंग्ल गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, हेस्टिंग्स अंग्रेज का गवर्नर जनरल था उस समय। और इसके अलावा जो ये गोरखे थे, गोरखों का राजा कौन था उस समय? गोरखा राजा वो था विक्रम शाह। गोरखा राजा था उस समय विक्रम शाह। गोरखा राजा विक्रम शाह था। और अंग्रेज को जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं तो इस समय जो है जो अंग्रेज है उनका गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल होता है उस समय। अब देखते हैं उस समय, ये उस समय का है उत्तराखंड है। यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में जो है गोरखों का शासन है। इसके अलावा इधर जो है जो नीचे का पार्ट है इधर है अंग्रेजों का, इधर अंग्रेज है। तो अंग्रेज एक इधर एक छावनी थी अंग्रेजों की, इधर वो थी आगरा में। आगरा में जो है अंग्रेजों की छावनी थी उस समय आगरा में। तो अंग्रेज जब जो प्रद्युम्न शाह है उसका पुत्र होता है सुदर्शन शाह। तो वो होता है वो तो जंगल में छिपा हुआ रहता है, इससे गोरखों से डर से वो जंगल में छिपा हुआ है। और जो है वो फिर क्या करता है, वो चिट्ठियां लिखता रहता है लगातार किनको? अंग्रेजों को। क्योंकि यहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं गोरखों से कि गोरखों के कर इस टाइप के करते भी हमने पढ़े, जैन सुनिया कर और बतेरे करते, इनके पगड़ी कर। और इसके अलावा बालों में भी कर लगाते हैं, मुनकर बालों में वो कर लगाते हैं। तो जो है राजा था विक्रम शाह कई जंगलों में छिपा हुआ था, वो लगातार अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखता है। अंग्रेज जो उसकी चिट्ठियों का जो कोई रिप्लाई नहीं देते। तो होता क्या है, अंग्रेजों को जो है व्यापार करना था चाय का, और चाय का व्यापार करना था चाइना में। और चाइना में व्यापार करना था तो व्यापार करने में उनको इधर से जाना था उत्तराखंड होते हुए, और उत्तराखंड होते हुए जाना था। इसके अलावा इधर से जाए तो इधर नेपाल है, इधर नेपाल है। यहाँ भी कौन है? यहाँ भी गोरखे हैं, यहाँ भी गोरखे हैं। और इधर हिमाचल है, इधर हिमाचल है, यहाँ भी गोरखे हैं। तो चाहे वो इधर से जाएं, अब चाहे वो इधर से जाएं और चाहे इधर से जाएं, हर जगह कौन है? गोरखे हैं। तो उन्होंने जो है फिर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर आक्रमण करें। तब ये उनका एक जो सिपाही होगा उनका, वो कहता है कि ऐसे ऐसे एक जो है खुद को राजा कहता है, और उसकी चिट्ठी आती लगातार। तब वो उसकी चिट्ठी का रिप्लाई देते हैं, तो उसकी चिट्ठी का रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे 2-4 रिप्लाई चलते हैं, फिर वो अपने पास बुलाते हैं राजा सुदर्शन शाह को। तो सुदर्शन शाह इनके पास आता है और कहता है कि यहाँ के लोग जो है इससे बहुत परेशान है। और अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है, जब आप कह रहे हो तो हम आपके कहने पर जो है उत्तराखंड पर युद्ध कर देते हैं और गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं। तब फिर ये प्लानिंग बनाते हैं, युद्ध की प्लानिंग बनाते हैं। और युद्ध की प्लानिंग बनाते हैं तो ये प्लानिंग बनाते हैं ऐसे कि ये है देहरादून, ये देहरादून है और ये अल्मोड़ा है, ये देहरादून है और ये अल्मोड़ा हो गया। तब ये प्लानिंग बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम जो है जब उत्तराखंड में जो जब गोरखों पर अटैक करेंगे तो हम सभी जगह से अटैक करेंगे, देहरादून में भी और अल्मोड़ा में भी और नेपाल में भी और हिमाचल में भी, चारों जगह अटैक करेंगे, जिससे जो है गोरखा सेना जो है एक साथ ना आ पाए, आधी इधर है आधी इधर है, और जो फिर हम उनको हरा सकते हैं। क्योंकि गोरखे बहुत बहादुर होते हैं। तो फिर ये प्लानिंग बनाते हैं। और इसमें जो अंग्रेज है, अंग्रेज यहाँ पर जहाँ जहाँ अटैक करते हैं यहाँ के लिए जो अपना एक सेनापति नियुक्त करते हैं, जो हिमाचल के लिए करते हैं। हिमाचल के लिए अपना सेनापति मेजर जनरल ऑप्टर नॉली को नियुक्त करते हैं हिमाचल के लिए। ये हिमाचल के लिए नियुक्त करते हैं मेजर जनरल ऑप्टर नॉली को।
और देहरादून के लिए करते हैं मेजर जनरल गिलेस्पी। मेजर जनरल गिलेस्पी को देहरादून के लिए सेनापति नियुक्त करते हैं अंग्रेज। और इसके अलावा अल्मोड़ा के लिए किस करते हैं? अल्मोड़ा के लिए करते हैं मेजर जनरल गार्डनर। ये अल्मोड़ा के लिए वो नियुक्त करते हैं सैनिक। और इसके अलावा नेपाल के लिए करते हैं मेजर जनरल मार्ले वो नेपाल के लिए नियुक्त करते हैं। अब इनकी सेना लीड कौन करेगा? ये करेंगे, इनके जो लीडर है ये लीड करेंगे सेना को और आक्रमण करेंगे हिमाचल में और उत्तराखंड, देहरादून, अल्मोड़ा और नेपाल में आक्रमण करेंगे गोरखों पर। तो आक्रमण करेंगे तो फिर सबसे पहले आक्रमण कहाँ करते हैं? ये सबसे पहले आक्रमण करते हैं देहरादून में। देहरादून में कब करते हैं? सबसे पहले आक्रमण देहरादून में करते हैं 26 अक्टूबर को आक्रमण करते हैं और लास्ट में वो युद्ध चलता है 30 नवंबर 1814 तक चलता है युद्ध। और यहाँ से वो गोरखों को भगा देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देहरादून पर आक्रमण करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जो नाला पानी का युद्ध था, खलंगा का युद्ध, उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले देखते हैं नाला पानी का युद्ध। नाला पानी या खलंगा का युद्ध कब होता है? 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 तक ये युद्ध होता है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य। तो जो अंग्रेज यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेजों का साथ देते हैं कौन? राजा सुदर्शन शाह। अब साथ देते हैं वो, तो प्रजा यहाँ की परेशान रहती है अंग्रेजों से, ये गोरखों से परेशान रहती है प्रजा यहाँ की, क्योंकि जो गोरखे जो है यहाँ की प्रजा पे कर लगाते हैं, अलग अलग टाइप के कर लगाते हैं, तो उससे वो लोग परेशान रहते हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि जो है प्रद्युम्न शाह का बेटा जो है सुदर्शन शाह, वो अब जो है वो आ गया गोरखों पे अटैक कर रहा है। तो सभी लोग इकट्ठे आते हैं, वो भी गोरखों को भगाना चाहते हैं यहाँ से अटैक, वो भी युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो गोरखे जो है ये खलंगा की पहाड़ी, ये नाला पानी की पहाड़ी, ये देहरादून ये क्षेत्र है, ये इधर तो सीधा एरिया है और ऊपर ये पहाड़ी, थोड़ी सी पहाड़ी है। अब अंग्रेज सैनिक जो है कभी पहाड़ों पर उन्होंने युद्ध कभी करे नहीं, तो वो तो पहाड़ों पर युद्ध करना जानते नहीं। तो वो कहते हैं फिर किसको? जो राजा है सुदर्शन शाह को कहते हैं कि आप जाइए पहाड़ों पर, जो आपको तो जो है पहाड़ों पर युद्ध करने का तजुर्बा हुआ। और होता क्या है, ये सुदर्शन शाह है राजा का बेटा, ये तो राजा से बनता नहीं उससे पहले, तो इसने कभी युद्ध लड़े भी नहीं। और ऊपर से क्या होता है 1804 से लेकर 1814 तक यहाँ पर उत्तराखंड में किसका टाइम पीरियड है? गोरखों का टाइम पीरियड है। तो जो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो युद्ध करना जानते थे, वो किसी तो डेथ हो गई थी, कोई बुजुर्ग हो गया, मतलब वो युद्ध नहीं कर सकते इस टाइम पे। अब जो नए लोग हैं उनको पता नहीं था युद्ध कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी युद्ध ना देखे ना कभी युद्ध करे, तो वो बोलते हैं कि हमको तो युद्ध आते नहीं। और जो राजा सुदर्शन था, इसको स्वयं भी इसको जो है युद्ध करने आते नहीं इसको। और अब अंग्रेज कभी पहाड़ों पर लड़े नहीं, वो हमेशा मैदानों पर लड़े। और इसके इसी बीच जो है एक चमोली से एक आदमी आता है, उसका नाम था, जो चमोली से आता है उसका नाम था काशीराम सकलानी एक आदमी आता है चमोली से, और वो अपने साथ मतलब जो है 8-10 लोग और लेके आता है। तब वो कहता है कि हमने युद्ध लड़े हैं और मेरे को युद्ध करना आता है, मैं चढ़ूंगा पहाड़ी पे अपनी सेना लेके। और पहले वो पहाड़ी पे चलता है, इसके पीछे जो अंग्रेज चढ़ते हैं पहाड़ी पे, और तब वो युद्ध करते हैं किससे? गोरखों से युद्ध करते हैं। और गोरखों से युद्ध करते हैं तो जो यहाँ पर देहरादून में जो है अंग्रेजों का मेजर जनरल था, गिलेस्पी था, वो यहाँ के लिए वो मेजर जनरल बनाया जाता है। और फिर ये जो है जो मेजर जनरल गिलेस्पी है, इसको जो है गोरखे इसको मार देते हैं। फिर दूसरा मेजर जनरल नियुक्त करते हैं, और उसके बाद
जब इसको मार देते हैं फिर उसके बाद दूसरा करते हैं वो मेजर जनरल गोबी, इसको नियुक्त करते हैं मेजर जनरल मोबी को, मेजर जनरल मोबी को नियुक्त करते हैं और फिर आगे युद्ध होता रहता है और लास्ट में क्या करते हैं गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं। 30 नवंबर 1814 को यहाँ से गोरखों को भगा देते हैं और गोरखे यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर फिर जो है किसका कब्जा हो गया, अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कहाँ, इस रीजन में देहरादून में कब्जा हो गया अंग्रेजों का, गोरखों को भगा दिया। इसके बाद देहरादून से उन्होंने भगा दिया, अब वो कहाँ से भगाएंगे, अब वो अल्मोड़ा से भगाना चाहेंगे। अब अल्मोड़ा से भगाना चाहेंगे, अब मेन बात ये रखनी है कि गोरखों अंग्रेजों ने जो है गोरखों को यहाँ से कब भगाया, 30 नवंबर 1814 को भगाया या कब पराजित किया, तो ये डेट है। और अब करेंगे वो अटैक कहाँ, अल्मोड़ा पे। अब वो अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा पे अटैक करेंगे। तो अल्मोड़ा के लिए क्या करेंगे, जब वो अल्मोड़ा में जाते हैं अटैक करने के लिए, तो इससे पहले क्या होता है, अब जब देहरादून का युद्ध होता है तो जो यहाँ के प्रजाएं वो जो है पूरी अंग्रेजों की साइड हो जाती है, क्योंकि गोरखों ऐसे ही परेशान होती हो। तो गोरखे वहां जाते हैं तो वहां जाके वो क्या करते हैं, जो वहां की प्रजा है जितने वहां के लोग हैं वो अपने साइड ले लेते हो, ऐसे डरा धमका के कि आप लोग जो है अगर अंग्रेजों का साथ दोगे तो कुछ भी मार देंगे। वैसे तो वो उस वजह से वो अपने साइड ले लेते हैं उनको, और कि आप लोग जो है युद्ध हमारी तरफ से करोगे और अंग्रेजों को यहाँ से हराना है, उनको यहाँ से भगाना है। तब लोग जो एक तरफा किसके साइड आते हैं, गोरखों के साइड आते हैं। तो अंग्रेज आते हैं तो वो अल्मोड़ा भी नहीं पहुंच पाते, अंग्रेज। उससे पहले इनका जो है जो मेजर जनरल होता है उसकी जो है हत्या कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो है सेनापति था मेजर जनरल, उसकी हत्या कर दी थी उन्होंने। और फिर लास्ट में क्या होता है, फिर याद करते हैं किसको, हर्षदेव जोशी को। जो हर्षदेव जोशी है ये कौन था, ये जो है कुमाऊं का चरण के नाम से जाना जाता है। और ये प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं का राजा बना था, उसका वजीर था ये। फिर वो प्रद्युम्न शाह नाम से राजा बना कहाँ का, गढ़वाल का। फिर वो उसका वजीर गढ़वाल में बना, फिर उसको कुमाऊं से भगा दिया, लास्ट में गढ़वाल से भगा दिया। फिर इसने जो है गोरखों को आक्रमण कराया उत्तराखंड में, यहाँ कुमाऊं में। और कुमाऊं में फिर कुमाऊं के बाद इसने गढ़वाल में गोरखों को आक्रमण कराया, किसी ने, इसी हर्षदेव जोशी ने। और लास्ट में गोरखे इसको भगाते हैं और फिर ये लास्ट में कहाँ, हरिद्वार में छिपा रहता है, अंग्रेजों से संपर्क में रहता है। ये अंग्रेजों को कहता है कि आप जो अटैक करिए, और लास्ट में जब अंग्रेज अटैक करते हैं तब अंग्रेजों की इसकी आती है, जब वहां पर जो है अल्मोड़ा पर वो आक्रमण नहीं कर पाते क्योंकि लोग सारे गोरखों के पक्ष में, तब वो इसको याद करते हैं। और जैसे ही ये आता है, हर्षदेव जोशी आता है, लोग इसको पहचानते हैं, कुमाऊं के लोग इसको पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं। और जो है ये सभी लोगों से क्या करता है, अपने साइड, अपने युद्ध अंग्रेजों की ओर से युद्ध करने के लिए कहता है। और सभी लोग जो है अंग्रेजों की साइड आते हैं और गोरखे फिर अकेले पड़ जाते हैं। और फिर अंग्रेज जो है गोरखों के साथ युद्ध करते हैं और गोरखों को यहाँ से भगाने के लिए युद्ध करते हैं। और सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है, सबसे पहले होता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1815 को इन्होंने जो आक्रमण किया वो कहाँ किया, गोरखों, ये अंग्रेजों ने 25 अप्रैल 1815 को जो लाल मंडी का किला है, लाल मंडी का किला युद्ध होता है अंग्रेजों और गोरखों में होते हैं। जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की ओर से कौन होता है, सेनापति। अंग्रेजों की ओर से होता है गार्डनर, ये अंग्रेजों की ओर से होता है। और गोरखों की ओर से कौन होता है, गोरखों की ओर से होता है बमशाह, ये गोरखों की ओर से होता है। तो अंग्रेज यहाँ पर आप युद्ध करते हैं लाल मंडी किला। और जो है फिर जो है अंग्रेज जो बमशाह है ये अंग्रेजों की बात मान जाता है, मतलब संधि करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये हारने होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है बहुत ज़्यादा सेना है और सेना के अलावा उनके पास गोला बारूद है, बंदूक है उनके पास, और यहाँ के जो लोग हैं वो सारे अंग्रेजों के पक्ष में हैं। तो ये फिर बमशाह जो है इनसे गार्डनर से जो है अंग्रेजों से मतलब वो संधि करने के लिए तैयार होता है। और लास्ट में क्या होता है, 27 अप्रैल 1815 को संधि होती है। उस संधि का नाम होता है लाल मंडी की संधि। कब होती है, 27 अप्रैल 1815 को होती है। गोरखों और अंग्रेजों के मध्य होती है लाल मंडी की संधि। और गोरखा कौन था इसमें, गोरखा बमशाह है
और अंग्रेज कौन है, गार्डनर, इनके बीच जो है संधि होती है, लाल मंडी की संधि। ठीक, तो ये संधि क्या होती है, ये संधि होती है कि आप गोरखों को यहाँ से छोड़ने के लिए, कुमाऊं छोड़ के जाने के लिए संधि होती है कि आप नेपाल जाओ, यहाँ पर जो है अब हमारा शासन चलेगा अंग्रेजों का। तो ये जो वंशा है ये छोड़ के यहाँ से सेना सहित पहुंचता है सीधा नेपाल। अभी नेपाल पहुंचता है और नेपाल का राजा कौन है, राजा है विक्रम शाह। राजा विक्रम शाह है। तो विक्रम शाह जैसे ही विक्रम शाह को कहते हैं कि हमने संधि कर दी और हमने वहां से छोड़ के आ गए, हम ये रहेंगे। फिर ये बोलता है कि पहले संधि कैसे करे, तू तो है सेनापति, राजा हूं मैं, और पहले सेनापति से ऐसे वो संधि कैसे कर दी तेने, राजा तो मैं हूँ। तब ये इसके बाद ये संधि जो राजा है विक्रम शाह इस संधि को नहीं मानता है, जो लाल मंडी की संधि है इस संधि को ये नहीं मानता, और नहीं मानता तो फिर क्या होता है, फिर बाद में जो है दोबारा राजा अपना इसका एक राजपुरोहित होता है, इसका जो राजा विक्रम शाह है इसका एक राजपुरोहित होता है, उसको भेजता है। फिर ये जो राजा विक्रम शाह है इसका राजपुरोहित होता है, उसका नाम है गजराज मिश्र। गजराज मिश्र इसका राजपुरोहित है, गजराज मिश्र। और जो है अंग्रेज है ब्रैडशॉ, ये अंग्रेज है। फिर राजा इसको भेजता है कि आप जाओ वहां पर और जो है इनको यहाँ से इनसे बात करो सही से, हम जो है यहाँ से जो कुमाऊं है वो हमारा है। तब वो ये जो आता है गजराज मिश्र आता है, और फिर जो अंग्रेज है ब्रैडशॉ, इसको क्या कहते हैं, अंग्रेज को कहते हैं। अंग्रेजों की सेना में उस समय सैनिक जो है भारतीय थे, सैनिक भारतीय थे। अब भारतीय सैनिकों को जैसे वो पगार देते थे उस समय 4 से 5 रुपये पगार देते थे महीने की। और ये ब्रैडशॉ क्या कहता है इसको कि आप जो है आप जो संधि के लिए तैयार हो जाओ, आप चले जाओ नेपाल, हम जो है आपके लोगों को जो है सेना में भर्ती करेंगे अपनी सेना में, और अपनी सेना में भर्ती करेंगे। और जो हमारे सैनिक है भारतीय सैनिक उनको देते हैं हम 4 से 5 रुपये, और आपके जो सैनिक है उनको हम डबल देंगे, सीधा इनसे डबल देंगे, आपके लोगों को अपने इसमें सेना में रोजगार देंगे और इनको डबल जो पगार देंगे मंथली। तो ये जो गजराज मिश्र है ये मान जाता है, इस बात को ये मान जाता है, और ये चल जाता है वापसी, कहाँ पहुंच गया, नेपाल। और जो मान जाता है ये होती है जब ये संधि होती है, ये होती है 2 दिसंबर 1815 को। 2 दिसंबर 1815 को होती है संगोली की संधि, इसी के तहत ये मानता है, ये संधि होती है। इस क्या मानता है कि जो डबल पगार का वो मान जाता है, और वो गजराज मिश्र वापसी पहुंच गया नेपाल, और नेपाल पहुंच गया। और फिर राजा को कहता है विक्रम शाह को कि मैंने जो संधि कर ली संगोली की संधि, और इसके तहत हमने ये पॉइंट रखे। फिर राजा विक्रम शाह कहता है, फिर वो इसको वही हड़काता है कि राजा तो मैं हूँ, पहले संधि कैसे मान ली। तो राजा जो है ये संधि भी नहीं मानता, तो लास्ट में जो है अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, अंग्रेजों को जो है आक्रमण करना पड़ता है नेपाल पर। तो अंग्रेज का जो एक सेनापति होता है, सबसे लड़ाकू सेनापति होता है, खतरनाक सेनापति होता है, उसका नाम है मेजर जनरल ऑप्टर नॉली। ये जो है कहाँ पर, इससे पहले इसने जो है हिमाचल पर इसने आक्रमण, इसके नेतृत्व में आक्रमण करा था। फिर अंग्रेज इसको बुलाते हैं और बोलते हैं सीधे आक्रमण करते हैं, कहाँ, सीधा नेपाल पर आक्रमण करते हैं और इनको भगाओ यहाँ से। ये जो है संधि मानने के लिए 2 बार इन्होंने संधि कर ली, और संधि मानने के लिए जो राजा है वो तैयार है संधि मानने के लिए। तब ये 1816 में टाइम होता है, जनवरी फरवरी का टाइम होता है 1816। जनवरी फरवरी 1816 में जो ये आक्रमण करता है नेपाल पर, और आक्रमण भी नहीं करता, केवल एक जो शक्ति प्रदर्शन टाइप में करता है, कोई युद्ध नहीं होता, कोई केवल जाते हैं अंग्रेज वहां पर 2-4 बम फोड़ देते हैं, 2-4 बम फोड़ते हैं, अंग्रेज जो है वहीं से डर जाते हैं कि ये गोरखे जो है इससे डर जाते हैं कि जो अंग्रेज है ये बहुत खतरनाक लोग है, इनसे जो है ये करे कोई फायदा नहीं है, और हमको जो है इनकी बात माननी चाहिए। ये शक्ति प्रदर्शन टाइप में करता है, दिखाता है कि हमारे पास जो है इतनी सेना है, इतना गोला बारूद है, ठीक है, आप जो है हमारे सामने नहीं टिक सकते। तब लास्ट में राजा विक्रम शाह इस बात को मान जाता है, और फाइनल में क्या होता है, मार्च में, और जब जो है गोरखा राजा भी विक्रम शाह की बात को मान जाता है, इसके बाद फाइनल क्या होता है, 4 मार्च 1816 को संधि होती है, संगोली की संधि होती है।
संगोली की संधि। संगोली की संधि होती कब है? 2 दिसंबर 1815 को, लेकिन 4 मई 1816 क्या होती है? संगोली की संधि लागू होती है। लागू होती है इस समय 4 मार्च 1816 को। और इस संधि के तहत क्या होता है कि जो ये अंग्रेज है, अंग्रेजों का सेनापति कौन था उस समय? मेजर जनरल जो है ऑप्टरनोली था, वो था उस समय। और फिर ये विक्रम शाह मानता है। इसके तहत संगोली संधि तहत क्या होता है, ये जो है गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करेंगे और डबल पगार देंगे, और साथ में इनकी एक अलग रेजिमेंट बनाएंगे, गोरखा रेजिमेंट नाम से इनकी अलग रेजिमेंट बनाएंगे। अब यहाँ से इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्होंने यहाँ से अंग्रेजों ने गोरखों को यहाँ से भगा दिया। अब अंग्रेजों ने यहाँ से गोरखों को भगा दिया। अब ये उत्तराखंड का, ये उस समय का उत्तराखंड है। अब गोरखों को भगा दिया। अब अंग्रेज फिर सीधा किसके पास जाएंगे? जिसने इनको चिट्ठियां लिखी थी, किसने लिखी थी? सुदर्शन शाह ने। अब सुदर्शन शाह के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि जो है अपने आप के कहने पर जो है यहाँ से जो है उत्तराखंड से इसको अंग्रेजों को, इनको गोरखों को भगा दिया है। अब भगा दिया, अब जो है अब हमारा जितना भी युद्ध में हमारा खर्चा हुआ है, सैनिक मारे भी गए हैं, और इसका सारा खर्चा हमको आप दे दीजिए। फिर वो राजा जो विक्रम शाह है, राजा है विक्रम शाह, वो था सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह कहाँ रहता है? वो तो जंगलों में रहता है, उसके बाद कहाँ से पैसा होगा इतना? तब ये राजा को कहता है इनको कि अगर पैसा ना हो तो कुछ और रास्ता। तब ये बोलते हैं कि और रास्ता ये है कि आप जो हमें ये जो कुमाऊं राज्य है, पूरा ये कुमाऊं राज्य है, हमें दे दीजिए ये कुमाऊं। और आप राजा को दे देते हैं ये राज्य, ये है टिहरी रियासत नाम से, टिहरी रियासत देते हैं राजा सुदर्शन शाह को, और यहाँ का राजा बनाते हैं सुदर्शन शाह को। और ये पूरा कुमाऊं किसके अंडर में? अब अंग्रेजों के अंडर में है। कब से कब तक? 1816 से लेके 1947 तक ये अंग्रेजों के अंडर में रहेगा। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलेगा। तो इस क्लास के इतने पढ़ेंगे गोरखों का, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब अंग्रेजों का शासन। तो दोस्तों आज क्लास करते हैं यही खत्म, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।